This conference will now be recorded. क्वेश्चन नंबर 6 में बैलेंस शीट ऑफ AK प्राइवेट लिमिटेड 31 दिसंबर 2013 की बताई हुई है। नॉन करंट एसेट्स में आपको प्लांट एंड इक्विपमेंट की बुक वैल्यू बता दी, स्टॉक, डेटर्स और कैश एंड बैंक बैलेंस। तो बिलाल भाई, हमारी अगर बैलेंस शीट के अंदर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ना गिवन हो तो ये जो डेटर्स गिवन होते हैं ये नेट होते हैं। ये दोनों डेटर्स भी हमारे नेट होते हैं। फिर कैश एंड बैंक बैलेंस है। उसके बाद फिर शेयर कैपिटल में सबसे पहले आ जाता है पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व्स। फिर ये उसको प्लस माइनस करके अमाउंट बताई हुई है। फिर लोन बता दिया, ट्रेड पेबल बता दिए। एडिशनल इंफॉर्मेशन में चलते हैं। ड्यूरिंग द ईयर इक्विपमेंट ऑफ बुक वैल्यू 30,000, 30,000 वाला इक्विपमेंट हमने 20,000 में बेच दिया, लॉस बताया हुआ है। डेप्रिसिएशन भी बताई हुई है। वो कहता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर डेटर्स, अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम क्रॉस डेटर्स वाज 5,000 in 2012, 10,000 in 2003। और आपको याद है कि वो ऊपर नेट डेटर्स गिवन है और हम लेते ही नेट डेटर्स हैं, तो इसका कुछ नहीं करना। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये इंफॉर्मेशन दी क्यों है। पिछले लेक्चर में आपको याद होगा मैंने बताया था कि डेटर्स को डील करने के दो मेथड है। एक, ग्रॉस डेटर्स का चेंज लेंगे तो प्रोविजन को भी कंसीडर करेंगे। दूसरा, अगर नेट डेटर्स को कंसीडर करोगे तो फिर प्रोविजन को इग्नोर कर दिया करो। और हम नेट डेटर्स को करते हैं तो ये एडजस्टमेंट हमने इग्नोर कर देनी है, क्योंकि हमें ऑलरेडी ही नेट इंफॉर्मेशन गिवन है। उसने खुद लिख दिया। और वैसे भी अगर प्रोविजन एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन हो तो डेटर्स में से माइनस हो चुकी होती है। उसके बाद कहता है कंपनी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, ना टैक्स है ना इंटरेस्ट है। ये तो बहुत ही छोटा सा सवाल है। तो सबसे पहले प्रॉफिट फॉर द ईयर की वर्किंग कर लेते हैं कि हमें इस साल प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो मुझे बताएं जनाब, आपका प्रॉफिट आ रहा था लॉस आ रहा था? जल्दी से बताएं, जो आपने क्वेश्चन किया है, आपका प्रॉफिट आ रहा था या लॉस आ रहा था? जी जनाब, आपने क्वेश्चन किया नहीं ना, इसलिए आपको मसला आया है। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते, इसमें कॉमन सेंस थोड़ी सी इस्तेमाल होनी है। जैसे बिलाल ने कहा कि रिजर्व का क्या करना है, वैसे तो ये जर्नल रिजर्व नहीं है, ये एक टाइप का रिटेन अर्निंग है। जर्नल रिजर्व होते तो उसका तो कुछ भी नहीं हम करते होते भाई, वही रिटेन अर्निंग के लेजर में उसका इफेक्ट ले लेते हैं। तो यहां से क्योंकि प्रॉफिट वगैरह अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से निकलता है, तो सिंपल यहां पर हमने क्या करना है, रिजर्व का लेजर बना लेना है। बनाओ जरा। जी जनाब, रिजर्व का एक लेजर बना लो। इसका ब्रॉड ऑन है 55,000,
और इसका कैरिड ऑन कितना है 45,000। आप ये सोच तो नहीं रहे कि मैंने ब्रॉड ऑन और कैरिड ऑन एक ही साइड पे लिख दिया? किसी को पता चला ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारा नेगेटिव बैलेंस है। तो जब नेगेटिव बैलेंस आ रहा होता है, चाहे वो ब्रॉड ऑन का नेगेटिव हो तो वो भी अपोजिट साइड पे आ जाता है, और अगर कैरिड ऑन है वो भी अपनी साइड से अपोजिट साइड पे चला जाता है। तो हमें इस साल प्रॉफिट हुआ ही नहीं है बल्कि लॉस हुआ है। हमें इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ बल्कि लॉस हुआ है। लॉस भी कितना हुआ है? 100,000 का। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको हर क्वेश्चन में कोई नई चीज सीखने को मिलती है, आप सीखने की कोशिश तो करें। आप पहले भी कहा था कि आप चाहे क्वेश्चन आपको नहीं समझ लग रहा, लेकिन वहां एंड करने की कोशिश करें, तब जाकर आपको चीजें समझ लगेंगी। डन? तो 100,000 हमारा लॉस फॉर द ईयर है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते वक्त आ जाए जरा। बिजनेस का नाम है जनाब AK प्राइवेट लिमिटेड। खुबैब कह रहा है कि 10,000 है। खुबैब भाई लेजर आप देखो जरा, 10,000 आ रहा है लेजर। ये देखो ना कि आपका ब्रॉड ऑन 55,000 है, कैरिड ऑन में लॉस आ रहा है, तो लॉस अपोजिट साइड पे आ जाएगा फिर। और इसको बैलेंस किया तो हमारे पास बैलेंसिंग फॉर जो बैलेंस आ रहा है वो लॉस वाली साइड पर आ रहा है। आपको याद होगा जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होते थे, ये वही चीज है। अपोजिट साइड पे चला गया तो ये लॉस हो गया। चले जी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। फॉर द ईयर एंडेड हमारे साल के एंड है जनाब 31 दिसंबर 2013। तो क्वेश्चन स्टार्ट ही लॉस से करेंगे। फिर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जीशान कह रहा है सर रिजर्व तो रिटेन अर्निंग से माइनस करते हैं। निशान भाई मैंने पहले ही कहा है, यहाँ पर आपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया है। वो जर्नल रिजर्व की बात होती थी जहां से एक्चुअल में रिजर्व रिटेन अर्निंग का एक ही मीनिंग है। हाँ, अगर वो अलग से रिटेन अर्निंग और रिजर्व बताता तो तब हम रिटेन अर्निंग को अलग करते। यहां पर उसने रिटेन अर्निंग के बारे में कुछ नहीं बताया, तो हम फिर क्या करें आप ही बताओ। हमारे पास फिर यही हाल था। लॉस फॉर द ईयर, वर्किंग नंबर 100,000 लॉस है तो विद इन ब्रैकेट लिख देंगे। एडजस्टमेंट करना स्टार्ट कर दें। ये तो क्वेश्चन
5 नंबर का क्वेश्चन है और आप लोगों से ये भी नहीं हुआ, छोटू सा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले ऐड करते हैं डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन बताई हुई है। $20,000 है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, ऐड कर दी। फिर है लॉस ऑन डिस्पोजल, $30,000 वाला एसेट हमने 20,000 का बेचा। इसके अलावा ऑपरेटिंग एक्टिविटी की एडजस्टमेंट के अंदर कोई बात नहीं लिखी हुई, तो क्लोज कर दो। प्रॉफिट आफ्टर बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कितना आ गया जनाब? 70,000। कितना आ गया? 70,000। डन, यहां तक क्लियर है? उसके बाद आ जाए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी पे। जनाब आपको स्टॉक भी बताया हुआ है, डेटर्स भी बताए हुए हैं और पेबल, तीनों चीजें अवेलेबल है और डेटर भी नेट है। स्टॉक हमारा हो गया 2,50,000 से 3,50,000। इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक 1 लाख से। डेटर्स आपके 3 लाख से 150,000 हो गए। डिक्रीज इन स्टॉक डेटर्स 150,000 से इनफ्लो शो कर देंगे। फिर 90,000 से 1,20,000 इंक्रीज इन अकाउंट पेएबल 30,000 से खत्म होगी बात। प्रॉफिट आफ्टर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, और हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इंक्रीज या डिक्रीज भी वही है। प्रॉफिट आफ्टर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल 10,000, और यही 10,000 हम, क्योंकि ना इंटरेस्ट है ना टैक्स है और ना ही ड्राइंग्स हैं, कुछ भी नहीं है, ना इंटरेस्ट है ना टैक्स है। उसके बाद आ जाए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें आप देखें कि प्लांट एंड इक्विपमेंट बुक वैल्यू पे गिवन है। पूरे क्वेश्चन के अंदर हमें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन भी नहीं बताई हुई, तो हम क्या करेंगे, बुक वैल्यू के ऊपर लेजर बना लेते हैं। वर्किंग कर लें। वर्किंग नंबर 2,
इक्विपमेंट का लेजर बना लेते हैं। जी, ब्रॉडऑन कितना है? 150,000। कैरी डाउन है 200,000। हमने जो एसेट बेचा, क्योंकि हम बुक वैल्यू पे बना रहे हैं, तो उसकी बुक वैल्यू बताई हुई है 30,000। डेप्रिसिएशन भी इसी के अंदर आएगी। डेप्रिसिएशन हमें बताई हुई है इस साल की 20,000। तो मामला खत्म हो गया। 250,000 250,000। हमारे पास जो एडिशन आया है वो है 1,00,000। तो परचेज ऑफ इक्विपमेंट 1,00,000 का आउटफ्लो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डिस्पोजल 20,000। तो नेट हमारे पास आ गया 80,000 का आउटफ्लो। नेट हमारे पास 80,000 का आउटफ्लो आ गया। लास्ट वन इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें तो कुछ था ही नहीं, बिल्कुल सीधी सीधी और सादा सादा सी बातें थी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी जी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अगर आप गौर फरमाएं, शेयर कैपिटल में तो कोई चेंज है ही नहीं। हाँ, लोन आपने लिया है, पहले था 3,50,000, अब हो गया 5,00,000। लोन में इजाफा हो रहा है। एक बात याद रखें, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन हो तो लेजर बना लिया करो, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन ना हो तो डायरेक्ट इंक्रीज या डिक्रीज ले लिया करो। तो जनाब, इंक्रीज इन लोन 150,000, और इसके अलावा हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कोई और चीज नहीं है। तो नेट लिख ले इंक्रीज, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितना आ गया? 10,000 में से 80,000 माइनस कर दें, 150 ऐड कर दें, 80,000। इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड कर दें, और आपका आंसर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर आना चाहिए। ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है जनाब? 95,000। और आपका आंसर आ गया क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप लोग कोशिश करते तो क्वेश्चन तो मुश्किल नहीं था, सिर्फ एक प्रॉफिट का मामला ही था ना। और अब जरा मेरी तरफ देखें सारे लोग, क्या पेपर में अगर आप लोगों को प्रॉफिट नहीं है तो क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे? पेपर में ऐसी गलती कभी नहीं करनी।
कि अगर इन केस आपका प्रॉफिट नहीं आ रहा तो आप बाकी क्वेश्चन करके आओ जितन, क्योंकि इसके स्टेप के मार्क्स होते हैं। जो चीज आपसे नहीं हैंडल हो रही या आपको लगता है कि उस पर मोर देन एक्सपेक्टेड टाइम आपका कंज्यूम होना है, तो उस चीज को फिलहाल छोड़ें, बाकी सवाल करें अपना, बाकी अपने नंबर सिक्योर करें। ठीक है जनाब। चले जनाब, मुझे आप एक छोटा सा क्वेश्चन करके दें अभी, फिर मैं आपसे वो क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। आधा घंटा आपके पास है टाइम क्वेश्चन यानी करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 आप छोड़ दें क्योंकि ये FR 2 का है, क्योंकि इसके अंदर डेफर्ड टैक्स इंक्लूडेड है, इसलिए इसको छोड़ दें। किसी ने अगर करना है तो डेफर्ड टैक्स को करंट टैक्स में ऐड करके कर लेगा तो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अभी आप क्वेश्चन मुझे करके दें, क्वेश्चन नंबर 8। जो नई बातें हैं उनसे आपने घबराना नहीं है, वो खुद चीजें, ये जो डिबेंचर है ये हमारा लोन ही होता है। चलें जी, क्वेश्चन करना शुरू कर दे। असाइनमेंट आपके पास है। क्वेश्चन 8, टाइम 30 मिनट, क्योंकि उसके बाद फिर मेरे पास 30 मिनट होंगे ना करवाने के लिए। देखते हैं कौन बंदा इस क्वेश्चन का कोई सिर पांव निकालता है। जल्दी कर ले जरा, क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दें। कोई बात ना समझ लग रही हो तो माइक ऑन करके सवाल आप पूछ सकते हैं।
हाँ जी, पूछे क्या पूछना चाह रहे हो? कोई बंदा पूछना चाह रहा है सवाल कोई? अच्छा, जिसने बाद में रिकॉर्डिंग सुननी है ना, उसने भी 30 मिनट में ये क्वेश्चन करना है पहले, और उसके बाद अपना सॉल्यूशन वेरीफाई करना है। बिलाल भाई, आपको टारगेट दिया जा रहा है कि आपने सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना है। अहमद रजा कोई सवाल पूछ रहा है। अहमद रजा कहता है ये 4 दफा रुपीज क्यों लिखा हुआ है? ओ भाई, जिस जिस कॉलम में अमाउंट लिखी होगी उस कॉलम के ऊपर रुपीज लिखा होता है। अहमद रजा का सवाल है कि सर एक कॉलम में ओपनिंग और दूसरे कॉलम में क्लोजिंग, ये ऊपर डेट के हिसाब से बताया हुआ है। जो फर्स्ट दोनों कॉलम है वो एक में जैसे कॉस्ट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, दूसरे में उसको नेट करके लिखा हुआ है। सर इसमें टैक्स का सिंपल डिफरेंस लेके ऐड करेंगे। उसका अकाउंट बना लो ना, अगर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है तो। ओपनिंग क्लोजिंग किया हुआ, पेड वगैरह का कोई जिक्र नहीं मिला सर। ठीक है ये सर, मिल गया। ई ठीक, टैक्स
मिल गया दिखा नहीं हुआ।
किसी का क्वेश्चन हुआ? क्योंकि 5 मिनट रह गए हैं। कोई बंदा करीब करीब पहुंचा है या नहीं? सर ये जो इन्वेस्टमेंट सेल की है 1 लाख पे, इसकी बुक वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? किस चीज की बात कर रहे हो? इन्वेस्टमेंट सर, ये जो लास्ट एडजस्टमेंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट विच rupees 100,000 was sold for cash at their book value. बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कहते हैं उसकी जो मार्केट वैल्यू है। इसका अकाउंट बना लो ना। ठीक सर। अली पूछ रहा है कि अगर बोनस शेयर्स गिवन होते तो क्या करते? मेरे भाई, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में जैसे पड़ा है, सेम वही ट्रीटमेंट है कि अगर परफॉर्मेंस बेस पर बोनस दे रहे हैं तो पहले शेयर प्रीमियम को चार्ज करेंगे। उसके बाद अगर कोई इशू है तो फिर रिटेन अर्निंग में जाते हैं।
हाँ जी, टाइम आपका खत्म हो गया। आ जाओ अब देखते हैं कि क्या करना है। वैसे आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि बोनस शेयर्स में हम कैश तो लेते ही नहीं है, तो कैश फ्लो में बोनस शेयर्स में कोई ज्यादा फर्क नहीं आता, सिर्फ लेजर में लिखने की हद तक होता है। आ जाए जरा देखते हैं कौन बंदा इस क्वेश्चन यानी इसके अंदर ट्रिक्स को पकड़ पाया। क्वेश्चन पढ़ते हैं जनाब, और किस बंदे का कितना क्वेश्चन ठीक है। सबसे पहले हमें फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट गिवन है और साथ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है, मतलब लेजर्स हम कॉस्ट पे बना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट हमारी 2 लाख से 1 लाख हो गई, मतलब उसने बताया भी है कि हमने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट बेच दी है। स्टॉक पे आ जाओ, फिर डेटर्स हैं, प्रोविजन भी साथ ही बताई हुई है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं। जाहिर सी बात है, ये अगर कुछ ना पता हो तो ये करंट एसेट्स में गिवन है तो उसको करंट एसेट में ही ट्रीट कर देंगे। ट्रेड क्रेडिटर्स है, बैंक है, टैक्सेशन है। फिर क्रेडिटर्स में जो मोर देन 1 ईयर के हैं वो फाइनेंसिंग है। फिर ऑर्डिनरी शेयर्स ₹1 ईच, शेयर प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस भी बताया हुआ है। ये चीज वो कहता है कि 60,000 शेयर्स इशू किए हैं ₹1.25 पे। और अगर ऊपर आप देखें, अगर क्वेश्चन के अंदर आप देखें तो क्लियर नजर आ रहा है कि हमारे शेयर कैपिटल में 60,000 का इजाफा हो रहा है, शेयर प्रीमियम में 15,000 का इजाफा हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखें 1.25 तो 60,000 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60,000 हमारा शेयर कैपिटल में जाएगा, और 60,000 को अगर फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पे मल्टीप्लाई, तो ये वो इंफॉर्मेशन ऊपर एडजस्टेड है, तो चाहे अकाउंट्स को देख लेंगे या इस इंफॉर्मेशन को देख लेंगे तो एक ही बात है। फिक्स एसेट सेल किया, उसकी इंफॉर्मेशन बताई हुई है। वो कहता है कि जो आपने 50,000 के डिबेंचर इशू किए हैं वो साल के शुरू में ही किए हैं। हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर है ना, हाँ जी 31 दिसंबर ही है, तो साल के शुरू में ही किए हैं। ठीक है, उसके बाद डिविडेंड पेड किया है हमने 55,000, और आपको याद होगा मैंने बात की थी कि अगर ओपनिंग और क्लोजिंग डिविडेंड ना बताया हो उसका ब्रॉड ऑन पेएबल का, तो जो डिविडेंड पे कर रहे हैं हम यही समझेंगे कि फॉर द ईयर भी यही है। फिर टैक्सेशन की बात है, और उसने कहा है कि इन्वेस्टमेंट हमने 1 लाख वाली बेची उसकी बुक वैल्यू पे। इसका मतलब है 1 लाख वाली इन्वेस्टमेंट 1 लाख की ही बेची है, क्योंकि उसने किसी जगह इसकी बुक वैल्यू का जिक्र नहीं किया, तो जितने की इन्वेस्टमेंट है उतने की ही बेच दी है। मतलब इन्वेस्टमेंट के ऊपर ना हमें कोई प्रॉफिट हुआ है और ना ही कोई हमें लॉस हुआ है। तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट का अकाउंट बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास प्रॉफिट नहीं है। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास प्रॉफिट नहीं है। आ जाए जरा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। आपने अपना प्रॉफिट कितना फाइंड किया है आप भी शेयर करें, फिर हम भी यहाँ पर फाइंड करते हैं। बिलाल ने किया है 133,000। जवाद असगर ने कितना किया?
जवाद असगर का प्रॉफिट कितना आ रहा है? चलें जी, वर्किंग नंबर 1, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रॉड डाउन है हमारा 356,500, कैरी डाउन है हमारा 361,500, डिविडेंड है 55,000, क्लोज कर देते हैं तो हमारे पास पैट आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 361,500 प्लस 55,000 माइनस किया 356,500, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पास 60,000 आ गया। फिर हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए, क्योंकि हम लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 60,000 के अंदर प्रॉफिट फॉर टैक्स फॉर द ईयर ऐड कर देते हैं और कहते हैं टैक्स चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 65,000। तो ये हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके होगी बात? प्रॉफिट बिफोर टैक्स 65,000 ऐड किया तो ये आ गया 125,000। अपना अपना प्रॉफिट जमा करवाओ। किस बंदे का प्रॉफिट में प्रॉब्लम आया है? बिलाल ने कहा इसका अकाउंट ही बनाया तो गलती हो गई ना बिलाल। आयमा को तो प्रॉफिट बहुत ही थोड़ा है। सर अकाउंट बनाया है उसका, वो ब्रोक डाउन कैरी डाउन नहीं लेना। तो ब्रॉड डाउन कैरी डाउन लिया है, ये ब्रॉड डाउन लिया है प्रॉफिट का और ये कैरी डाउन लिया है। नहीं सर टैक्स का नहीं, टैक्स का यहाँ पर वो तो टैक्स का लेंगे मेरे भाई, टैक्स का लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने जो ऐड करना होता है वो करना होता है जो टैक्स फॉर द ईयर है। तो टैक्स फॉर द ईयर तो 65,000 है, चाहे अकाउंट बनाएंगे वहां भी यही लिखना है। और जो आप कह रहे हो वो शायद आपने जो टैक्स पे किया है वो अमाउंट फाइंड किया है आपने, ठीक है। आयमा ने जो गलती किया है उसने कहा है कि उसने कैपिटल का अकाउंट बनाया। आयमा मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन के अंदर रिटेन अर्निंग हो तो कैपिटल का अकाउंट नहीं बनाना प्रॉफिट फाइंड करने के लिए। तो प्रॉफिट का जिक्र खत्म हो गया यहाँ पे। यहां पर एक और बड़ी कमाल की चीज आ सकती थी, उसने नहीं बताई। इंटरेस्ट एक्सपेंस का लेजर उसने नहीं बताया, लेकिन क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट है जरूर। जिसने इंटरेस्ट का इफेक्ट नहीं लिया, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस क्वेश्चन में। अदरवाइज इंटरेस्ट का इफेक्ट आ जरूर रहा है। यानी करंट लायबिलिटी में हमने देखा कि किसी जगह उसने ये नहीं लिखा कि आपका इंटरेस्ट पेएबल इतना है, राइट, लेकिन इंटरेस्ट आ जरूर रहा है। कैसे पता चला? आपके पास साल के शुरू में 1,30,000 के डिबेंचर थे, 50,000 आपने मजीद ले लिए तो आपके पास टोटल 1,80,000 के डिबेंचर हो गए। 1,30,000 20 साल के शुरू में था तो पूरे साल का हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10% के हिसाब से, और 50,000 जो मजीद लिए वो भी साल के शुरू में लिए। मतलब अगर मिड ऑफ द ईयर लेते 50,000 के ऊपर, फिर 6 महीने के इंटरेस्ट आना था। तो इसमें 1,80,000 पूरे के ऊपर 10% के हिसाब से
इंटरेस्ट आना है पूरे साल का, क्योंकि जो 50,000 के आपने डिबेंचर इशू किए हैं वो भी साल के शुरू में किए हैं। तो जनाब हमारे पास आ गया 18,000 इंटरेस्ट एक्सपेंस। क्योंकि इंटरेस्ट पेएबल का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं बताया, इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट बनता भी इतना है और पे भी इतना ही किया है। अगर ओपनिंग क्लोजिंग बताया होता तो फिर अकाउंट बना लेते, इसका तो ओपनिंग क्लोजिंग बताया ही नहीं। तो क्वेश्चन पे आ जाए जरा, इसकी एडजस्टमेंट पे आ जाए, तो जरा डेप्रिसिएशन फाइंड करें, जरा अपनी अपनी डेप्रिसिएशन जमा करवाओ जरा। तहजीब ने पूछा है कि सर ये कैसे पता चला कि 50,000 साल के शुरू में लिया है। तहजीब भाई ये सी एडजस्टमेंट पढ़े, क्या लिखी हुई है सी एडजस्टमेंट, क्या लिखी हुई है सी पे कि 50,000 डिबेंचर वर इशूड ऑन 1/1/14। सर डेप्रिसिएशन मजे की बात है, सबकी बराबर आ रही है। लेट सी, फिक्स एसेट्स कॉस्ट है 50,000 and on which total depreciation 25,000 had been provided, sold for rupees 30,000। इसके ऊपर आ भी गेन रहा है। तो यहां पर मैं छोटा सा accumulated depreciation का लेजर बना देता हूं। accumulated depreciation का ब्रॉड ऑन है 80,000 और कैरिड ऑन है 2 लाख। 80,000 ब्रॉड ऑन है, कैरिड ऑन है 2 लाख, और जो एसेट बेचा है वो डेप्रिशिएट हो चुका है 25,000 तक। तो हमारे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितनी आ रही है 145,000। लो जनाब, ये पहली चीज जो आप लोगों की सबकी बराबर आ रही है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितना आ गया 145,000। इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर 18,000। गेन ऑन डिस्पोजल, तो गेन ही है ना, डिस्पोजल के ऊपर 50,000 वाला एसेट 25,000 का बच गया था डेप्रिशिएट करने के बाद, और 30,000 का हमने उसको बेच दिया। तो गेन और डिस्पोजल 5,000 से माइनस कर दिया। इसके अलावा बताएं क्या कोई ऐसी चीज है जो कि ऑपरेट एडजस्टमेंट में आएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट है ना ही लॉस है, ओके की बात, और कोई चीज नहीं है। प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। हाँ जी बताएं जरा, 125 में 145 भी ऐड करें, 18 भी ऐड करें और 5 माइनस कर दें, कितना आ रहा है 283। उसके बाद वर्किंग कैपिटल की चेंजेस तो मेरे भाई सबसे आसान होती है क्वेश्चन के। ये है सारे आपके करंट एसेट्स, ये है स्टॉक। डेटर्स को नेट कर लें जरा, 1,10,000 में से 5,500 माइनस करेंगे तो नेट डेटर्स आ जाएंगे 1,04,500, और 1,70,000 में से 8,500 माइनस करेंगे। लो जनाब ले लो चेंज,
295 से 350 स्टॉक हो गया। इंक्रीज इन स्टॉक कितना आ रहा है? कोई बताया जरा, इंक्रीज इन स्टॉक। $55,000 का। फिर डेटर्स पे आ जाओ, नेट डिफरेंस लेना है। नेट 104,500 से 161,500 हो गया। इंक्रीज इन डेटर, इंक्रीज इन नेट डेटर्स लिखते होते हैं। 57 है, यस 57 ही है ना। उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इंक्रीज आया 56,000 का। इंक्रीज इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, क्योंकि ओपनिंग है ही नहीं, क्लोजिंग है 56,000। फिर है जाओ लायबिलिटी पे, ट्रेड क्रेडिटर्स लेते हैं। ये बैंक ओवरड्राफ्ट है क्योंकि लायबिलिटी में पड़ा हुआ है, ये भी नहीं लेते, टैक्स भी नहीं लेते। 235 से 202 इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, 33,000 का डिक्रीज आ रहा। जल्दी बता दे, प्रॉफिट आफ्टर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। जी 283 में से 55 माइनस कर दें, 57, 56, 33, 82,000। आप अपना अपना सोल्यूशन भी मैच करते जाए साथ साथ। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड जितना फॉर द ईयर है उतना ही पे हो गया, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग नहीं बताया। टैक्स पेड, इसकी हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। टैक्स का ब्रॉड ऑन है 47 और कैरीड ऑन है 55,000। ब्रॉड ऑन है 47,000 और कैरीड ऑन है 55,000। ओके होगी बात। जो टैक्स फॉर द ईयर आया है वो कितना था? 65,000। 65,000। और यहां हमारे पास आ जाएगा जितना हमने टैक्स पे किया है। $57,000। लो मेरे भाई, हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरी हो गई। कितना आ रहा है? 7,000 का इनफ्लो। उसके बाद चलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम पहले तो नॉन करंट एसेट में देखते हैं। यहां पर ही एक लेजर बना लेते हैं। 470 हमारा ब्रॉड ऑन है, 640 हमारा कैरीड ऑन है। जो एसेट बेचा है उसकी कॉस्ट थी 50,000। डन। तो कैश के नाम से जो अमाउंट हमें एडिशन मिल रहा है वो कितना है? 640 प्लस 50
-470, 220 का हमने फिक्स्ड एसेट खरीदे, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, $2,20,000 का आउटफ्लो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डिस्पोजल 25,000 से, सेल प्रोसीड या कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,00,000 वाली इन्वेस्टमेंट 1,00,000 की ही बेची है। अच्छा, ये जो कैश रिसीव्ड है ये 30,000 है, 25,000 नहीं है। 25,000 तो उसकी बुक वैल्यू थी। 1,00,000 वाली इन्वेस्टमेंट, अब देखें हमारी इन्वेस्टमेंट पिछले साल 2,00,000 की थी, 1,00,000 की बेच दी, बाकी 1,00,000 की रह गई। इसका मतलब ये हुआ कि हमने कोई नया एसेट, नई इन्वेस्टमेंट नहीं खरीदी, कोई भी नई इन्वेस्टमेंट नहीं खरीदी, क्योंकि लेजर बनाने के साथ साथ अल्लाह ने जो आपको अकल दी है इसका भी इस्तेमाल रखना है। इसकी अब लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें साफ साफ पता चल रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट बेची है वो 1,00,000 की थी और बाकी 1,00,000 की पड़ी हुई है। खत्म होगी बात। तो चेक कर लो जरा, 2,20,000 में से 90,000 हमारा आउटफ्लो आ गया। फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो बहुत ही आसान है, इसमें हर बात क्लियर लिखी हुई है। चेक कर रहे हैं जरा, डिबेंचर उसने खुद बता दिए 50,000 के, नीचे उसने 60,000 के शेयर, 50 यानी 60,000 शेयर कैपिटल में इजाफा हुआ, 15,000 शेयर प्रीमियम में इजाफा हुआ और 55,000 का हमने डिविडेंड पे किया। तो इंक्रीज इन शेयर कैपिटल 60,000 से, इंक्रीज इन शेयर प्रीमियम 15,000 से, इंक्रीज इन डिबेंचर 50,000 से, डिविडेंड पेड कितना डिविडेंड पे किया हमने इस दफा? 55,000। चेक करके कंफर्म कर दो मुझे, डिविडेंड पे कितना किया? तो इसका हमारे पास नेट जो इनफ्लो आ रहा है वो आ रहा है 70,000। तो जनाब नेट इंक्रीज या डिक्रीज बता दें, नेट इंक्रीज या डिक्रीज बता दें। 13,000 नेट डिक्रीज आ रहा है, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करते। अब चेक कीजिएगा जरा, चाहे वर्किंग कर लेते हैं, बेहतर है। वर्किंग नंबर 3, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जब भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक से ज्यादा हो, बेहतर है वर्किंग कर दिया करो। कैश और बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है, कैश और बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है। पता कैसे चला? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने उसको लायबिलिटी में लिखा हुआ है। ओपनिंग कैश है मेरे पास
60,000 और क्लोजिंग है 34,000। 60,000 और 34,000। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी में लिखा हुआ है ओपनिंग 31,000 और क्लोजिंग 18,000। 31,000 और 18,000। लो मेरे भाई इसको नेट कर लो। 29,000 और ये कितना बन गया 16,000। लो मेरे भाई ओपनिंग ऐड कर दो 29,000 और हमारा क्लोजिंग आना चाहिए जो कि इस क्लोजिंग के बराबर होना चाहिए। वो बात समझ लगी ना। अब मुझे बताओ अपनी अपनी गलतियां कहां कहां पे ब्लंडर मारे हैं, किस किस जगह आपके ब्लंडर हुए हैं। अच्छा अब आपका क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अभी आपने ग्रुप में उसका सॉल्यूशन मुझे शेयर करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपने 9 करना है। अहमद रजा कहता है जूम आउट में कर दे तो पहले कल वाले क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 9 आपने करना है और जो बंदा क्वेश्चन करने का दिल ना करे ना वो क्लास ना लिया करे, ऐसे उसका टाइम वेस्ट होता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, 9 और 10 ये आपने कंप्लीट करने हैं और इसमें भी एक दो चीजें सीखने वाली हैं। और मजे की बात है जितना ज्यादा सीखोगे हर क्वेश्चन में लर्निंग होती है, हर क्वेश्चन में, ठीक है। और वहां भी आपकी कॉमन सेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। और कल इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आप लोग कर लोगे और फिर हमने क्योंकि इस हफ्ते ये कंप्लीट कर लेना है, इसके पास पेपर पे चले जाएंगे क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन फिर आपने खुद ही करने हैं। मैंने फिर इसके आपको पास पेपर करवाने हैं, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि कल से ही पास पेपर शुरू कर दें। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, वो आपने खुद ही कर लेने हैं, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।